बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैमलेट प्ले, जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर की जानिब से। हम देखेंगे कि प्ले की समरी क्या है और इसके अलावा इसके अंदर जो मेजर चीज़ें पूछी जाती हैं, अक्सर जो है वो इंटरव्यूज़ में भी पूछी जाती हैं कि हैमलेट की मैडनेस की वजह क्या थी, या हैमलेट ने वाकई ही डिले किया था अपने एक्ट को करने में या डिले नहीं किया था, या अगर उसने डिले किया भी था तो उसकी वजह क्या थी, हैमलेट एक ट्रेजिक हीरो है या नहीं है। तो इसके हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ये बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट प्ले है, तो आज हम देखते हैं, हो सकता है कि आपका भी आज से ये फेवरेट प्ले बन जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हैमलेट की समरी से हम, और फिर उसके बाद हम इसका एनालिसिस भी करेंगे। ये प्ले डेनमार्क के एक नौजवान शहजादे हैमलेट के बारे में है। हैमलेट का बाप अचानक मर जाता है। उसकी माँ जायटर्ड अपने देवर क्लैडियस से शादी कर लेती है। यूँ क्लैडियस अपने भाई के मरने के बाद बादशाह बनकर बैठ जाता है। ये सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्की होता है कि हैमलेट दुखों से चूर हो जाता है। हैमलेट जहाँ एक तरफ अपने बाप की अचानक वफात से गमगीन होता है, वहाँ अपनी माँ की ज़ाहिर है चचा से शादी कर लेने की वजह से भी वो ज़िंदगी से दिल बर्दाश्ता हो जाता है। बाप के मरने के बाद उसने ज़ाहिर है तख्त का वारिस होना था, लेकिन उसे वो तख्त भी छीन लिया जाता है। लेकिन उसको इतना ज़्यादा उस तख्त का दुख नहीं होता जितना उसको अपनी माँ की बेवफाई का दुख होता है। हैमलेट को ये बताया जाता है कि उसका जो बाप है वो सांप के डसने से हिलाक हुआ था, लेकिन हैमलेट को दिल ही दिल में ये अंदेशा खाया जा रहा है कि उसका चचा और उसकी माँ, चचा जो उसका बाप भी है, उसके अपने बाप की मौत के ज़िम्मेदार हैं। ये हमें, और वो हमेशा मातमी लिबास में रहता है, ये हमें फर्स्ट में डिस्क्रिप्शन दी जाती है हैमलेट के हवाले से। लेकिन प्ले स्टार्ट होता है होरेशियो से। अगर हम इसको समरी के अलावा टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खैर हम इसकी समरी डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए हमें इसे समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमें ये बताया जाता है कि हैमलेट की एक करीबी दोस्त जिसका नाम होरेशियो है, उसको एक दिन जो महल के कुछ गिर चक्कर लगाने वाले होते हैं या महल की हिफाजत करने वाले हैं, वो उसको बताते हैं कि हैमलेट की दोस्त होरेशियो को बताते हैं कि कई रातों से सीनियर हैमलेट यानी कि हैमलेट का बाप वो उसका बूथ देख रहे हैं। यानी कि वो बूथ जो है वो रोज़ाना रात को आता है, और वो जो हिफाजत करने वाले हैं वो रोज़ाना सीनियर हैमलेट के, यानी कि जो हैमलेट हमारा शहजादा है, हमारा हीरो है, उसके बाप के बूथ को देखते हैं। क्योंकि वो मर चुका है तो इसलिए उसका बूथ उन्हें दिखाई देता है। तो वो होरेशियो को बताते हैं इस बारे में, वो कहते हैं कि वो रात के एक मुकर्रर वक्त पर वहाँ आता है और फिर गायब हो जाते हैं। होरेशियो इब्तदा में इस बात पे यकीन नहीं करता, ताहम जब उन हिफाजत करने वालों ने इसरार किया तो होरेशियो ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ ही एक दिन यहाँ पे पहरा दूंगा, हिफाजत करूंगा, महल की ओर देखूंगा। 12 बजे के करीब हैमलेट का बाग का बूथ दोबारा हाजिर होता है और वो होरेशियो से बात करता है और होरेशियो से कहता है कि कल जो है वो मेरे बेटे को बुला के लाना। तो वो कहता है ठीक है, और फिर मुर्गा अजान देता है और वो बूथ फ़ौरन गायब हो जाता है। होरेशियो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे ये कोई बात चुकनी है। अगली सुबह जाकर जो होरेशियो है ये तमाम वाक़या हैमलेट को बता देता है। हैमलेट जो पहले ही इतना परेशान था, इतना दुखों से चूर था अपने बाप के मरने के बाद, फिर अपनी माँ के फ़ौरन शादी कर लेने के बाद अपने चचा से, और चचा को वो कुछ खास पसंद भी नहीं करना होता, तो वो इन तमाम चीज़ों से काफ़ी परेशान होता है। और वो कहता है कि मैं ज़रूर जाऊंगा अपने बाप से मिलने, मुझे यकीन है कि वो मेरे बाप का ही बूथ होगा। अगली रात के पिछले पहर जब हैमलेट, होरेशियो और चंद सिपाही पहरेदार वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो बूथ दोबारा हाजिर होता है। हैमलेट इसे देखकर हो फिर हैरानगी के आलम में पुकारता है, उससे पूछता है कि वो अपनी कब्र से निकलकर क्यों ऐसे परेशानी में भटक रहा है। जाहिर है उसके बाप का बूथ होता है, तो वो कंसर्न होता है कि क्यों उसका बाप अंधेरों में भटक रहा है, उसको मसला क्या है। उस पर वो बूथ हैमलेट को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। हैमलेट के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाता है और वो कहता है कि मुझे ज़िंदगी की समझ बूझ है, अब मैं जाऊंगा। और वो उसके करीब चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। वो बूट हैमलेट को तन्हाई में ले जाकर बताता है कि दरअसल वो मरा नहीं है, बल्कि उसे कत्ल किया गया, और उसे कत्ल करने वाला उसका अपना भाई क्लैडियस है, जो कि एक लंबे अरसे से उसकी सल्तनत, उसकी बीवी और उसकी ज़िंदगी हथियाने के दर पे था। चुनांचे एक दिन जब वो हस्बे ममूल, अब ये बूथ अपनी स्टोरी बता रहे कि किस तरह यानी कि सीनियर हैमलेट को उसके भाई क्लॉडियस ने कत्ल किया था। चुनांचे एक दिन जब वो हस्बे ममूल दोपहर को बाग में सो रहा था, उसका बदनीयत भाई मौके पर अंदर आ गया और उसके कान में ऐसा जहर उंडेला जिसकी वजह से उसका सारा खून जामिद हो गया और उसका जिस्म फालिज़दा हो गया। चंद ही लम्हों में उसकी मौत वाक़ई हो गई, यानी कि सीनियर हैमलेट की। हैमलेट का
बाप उसे तरगीब देता है कि उसके कत्ल का बदला ले, इस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक वो अपने चचा को कत्ल ना करे। ताहम उसे तनबीह करता है कि वो अपनी माँ के साथ कोई जुल्म रवाना रखे और इसका मामला खुदा और उसके ज़मीर पर छोड़ दे। हैमलेट अपने बाप की रूह से वादा करता है कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला ज़रूर लेगा, ताहम अपनी माँ को कुछ नहीं कहेगा। ये सब कुछ कहकर वो रूह गायब हो जाती है और इस दौरान हैमलेट के दोस्त होरेशियो और मार्सिलेस भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ताहम हैमलेट इनसे वादा लेता है वो किसी को भी इस भूत के ज़ाहिर होने के बारे में नहीं बताएंगे और वो उनको अपने दोस्तों को ये भी नहीं बताता कि क्या उस भूत ने या उसके बाप ने अपने बेटे से कहा है। मजीद ये कि वो आइंदा पागलपन का ड्रामा करेगा, यानी कि अब हैमलेट जो है वो आइंदा पागलपन का ड्रामा करेगा। पहले ही वो इतना गमज़दा था, इतना परेशान रहता था, इतना गम रहता था, तो अब उसने ये फैसला किया कि वो पागलपन का ड्रामा करेगा। पागलपन के ड्रामे का इसलिए इसने सोचा कि अब मैं वाकई ये जांचने की कोशिश करूँगा कि आया मेरे चचा ने ऐसा कुछ किया या नहीं किया। जाहिर है सिर्फ एक भूत के आने पर वो कहता है कि मैं अपने आप चचा को कत्ल तो नहीं कर सकता ना, अब पता नहीं वो भूत कोई बदरू हो जो कि मुझे इस सिन के लिए उकसाने आई हो। तो इसलिए वो चाहता है पागलपन का मैं नाटक करूँगा और फिर ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि वाकई मेरे चचा ने ये किया या नहीं। तो ज़ाहिर है उसके जहन पर भी कुछ ना कुछ असर हो गया था जो वो इस तरह के डिसीजंस जो है वो ले रहा था। इन तमाम वाक़यात से पहले हैमलेट जो है, अगर हम हैमलेट की पिछली ज़िंदगी के बारे में बात करें तो वह बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दरबारी प्लोनियस की बेटी ओफिलिया से मोहब्बत भी करता था। प्लोनियस बादशाह का एक वफादार लेकिन कदरे बेवकूफ़ दरबारी था। हैमलेट इस बात से बाखूबी वाकिफ़ था, चनाचे वो बादशाह और मलका तक अपने पागल हो जाने की खबर मचाने के लिए ओफिलिया के पास दरीदा पैरहन होकर जाता है और उसके सामने पागलों जैसी हरकतों से कनात करता है। यानी कि हमारे पास वज़ीर की सूरत में हम कह सकते हैं बादशाह का बंदा है जिसका नाम है प्लोनियस और उसकी बेटी है ओफिलिया, जिससे हैमलेट जिसको पसंद करता है और उसके पास जाके अजीबोगरीब हरकतें करता है कि प्लोनियस देख लेगा और प्लोनियस जाकर फिर क्लॉडियस को बता देगा कि हाँ ये तो पागल हो गया और सबको यकीन आ जाएगा वाकई हैमलेट जो है वो पागल हो गया और हैमलेट सबको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगा कि हाँ वो वाकई ही पागल हो चुका है। लेकिन ओफिलिया तो ज़ाहिर है मोहब्बत करती होती है हैमलेट से, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि किस तरह की अजीब सी हरकतें कर रहा है हैमलेट। वो अपने तमाम जज्बात जाके अपने बाप को बताती है और वो उसे हैमलेट के हाथ भी दिखाती है जो हैमलेट ने उसे दिए होते हैं, जज्बाती अंदाज में मोहब्बत का इजहार भी किया होता है। उसमें वो कहता है कि प्लोनियस कहता है वाकई हैमलेट तो पागल हो गया। तो वो जाके बादशाह को बताता है, मलका को बताता है कि वो पागल हो चुका है और ओफिलिया और हैमलेट की गुफ्तगू के बारे में भी बताते हैं कि इस तरह की उसने गुफ्तगू की है ओफिलिया के साथ। अब जो है बादशाह और मलका को इस तरह वो यकीन दिला देता है कि वो अब पागल हो चुका है, तो आप लोगों को उससे कोई खतरा नहीं है। अब हैमलेट का असल मसला अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेना था, लेकिन उसके लिए इतना आसान काम न था क्योंकि अवलन तो खून बहाना खुद उसकी फितरत के खिलाफ था, क्योंकि अच्छा एक नफीस शख्स था, लिहाजा यानी कि उसको शायरी, मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा वगैरह में दिलचस्पी थी। इसका इन तमाम चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं था, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ के मुल्क छोड़ के पढ़ाई के लिए जो है वो दूसरे मुल्क आबाद था। तो इस तरह के एक्ट के लिए उसकी अपनी एक फितरत ही नहीं मानती थी और फिर वो कहता था, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कि सिर्फ एक भूत के कहने पे तो नहीं वो कत्ल कर सकता था। और तीसरी बात ये थी कि क्लॉडियस ज़ाहिर है बादशाह था, उसके इर्द गिर्द इतने हिफाजती इक़दाम थे, इतने लोग थे कि उसके लिए उसको ख़त्म करना आसान जो है वो नहीं काम था। उसके लिए मौका चाहिए था कि वो उसको कत्ल कर सके। तो इन्हीं दिनों में क्या होता है कि चंद अदाकार आते हैं महल के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए। तो हैमलेट चूँकि अदाकारी वगैरह में बहुत दिलचस्पी रखता होता है, इसलिए वो अपने पुराने दोस्त और जानने वाले थे उसके वो तमाम अदाकार, तो उनसे बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करता है, उनसे मिलता है और उनको कहता है कि वो इनसे ट्राई की जंग यानी कि वार टू ट्राई के बारे में वो कहता है कि एक्ट पेश करें। यानी कि ज़ाहिर है वो एंटरटेनमेंट के लिए आए होते हैं, उन्होंने बादशाह, मलका और जो हैमलेट वगैरह शहज़ादा उनको एंटरटेन करना होता है क्योंकि अभी वो इतने बड़े दुख से गुजरे हैं ताकि उनका दुख कम हो सके। तो वो उसके दोस्त निकल आते हैं अदाकार और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने अब पता करना ये है कि जो मैं ड्रामा तुम लोगों को बताऊँगा तुम लोगों ने वो एक्ट करना है जिसके अंदर जो है एक बात भाई अपने भाई को कत्ल कर देता है। तो वो देखना चाहते हैं हैमलेट कि इस तरह का एक्ट जब दिखाया जाएगा तो क्या क्लॉडियस कुछ रिस्पांस करता है, क्योंकि क्लॉडियस ने भी उस सबूत के मुताबिक अपने भाई को कत्ल किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर उसने कुछ ऐसा किया होगा तो उसके अंदर उसके चेहरे के तासुरात में कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही, ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए वो इस तरह का ड्रामा उन्हें बनाने के लिए कहता है। अब प्ले विदन प्ले ये टेक्निक इस्तेमाल की है शेक्सपियर ने जो है वो अपने प्ले हैमलेट के अंदर, यानी कि हमारा एक प्ले चल रहा था हैमलेट, लेकिन उसके अंदर एक और प्ले हमें दिखाया जा रहा है यानी कि वार टू ट्राई, जिसके अंदर एक और भाई अपने भाई को कत्ल करेगा।
अब जब सेट लग जाता है, तमाम जो है अदाकार पहुंच जाते हैं और बादशाह, मलका, तमाम दरबारी भी आ जाते हैं, तो खेल शुरू हो जाता है। इसी दौरान यानी कि खेल के दौरान जब एक भाई दूसरे भाई को कत्ल करने लगता है और फिर वो अपने हामद के कत्ल के बाद अपने यानी कि वो उस शख्स से शादी का इरादा कर लेती है जो उसके हामद का कातिल होता है। तो इस तमाम सूरत हाल से क्लॉडियस जो है उसकी हालत खैर हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर यकीन हो जाता है हैमलेट को कि यही है मेरे बाप का कातिल, क्योंकि ये इसीलिए इसने रेस्टलेस फील किया और यहाँ से उठकर ये चला गया है। कुछ देर बाद मलका जैटर्ड भी जो है वो वहाँ से उठकर चली जाती है और एक अजीब सा माहौल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब क्लॉडियस को भी अंदाज़ा हो जाता है कि हैमलेट को पता चल चुका है मेरे जराइम के बारे में, इसीलिए उसने इस तरह का खेल तरतीब दिया है। तो वो उसकी माँ जैटर्ड को भेजता है उसके पास और उससे कहता है कि उसे सूरत हाल की संगीनी से बताओ वरना उसको भी मरना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो वो हैमलेट को बुलाती है अपने कमरे के अंदर, लेकिन जो क्लॉडियस होता है वो कहता है कि वो माँ है जैटर्ड, ज़ाहिर है हैमलेट की, तो क्या पता वो हैमलेट का जो भी रिएक्शन हो उसके बारे में मुझे सही ना बताए। तो वो पोलोनियस की ड्यूटी लगाता है कि पर्दे के पीछे खड़ी होकर सुने कि क्या असल में कहता है हैमलेट और क्या कहती है जैटर्ड, इन दोनों की बातें मुझे आकर बताना। तो जब मलका हैमलेट को कहती है कि तुम इन तमाम मामलात में ना पढ़ो, तुम रिलैक्स फील करो और फिर चले जाना यहाँ से अपनी स्टडी के लिए, और तुम्हारा बाप है और इस तरह की हरकतें ना करो, वो अपने गम से निकल आओ, इतना ही होता है। तो हैमलेट उसे याद दिलाता है कि उसका बाप जो है वो ये नहीं है, मौजूदा शख्स नहीं है, बल्कि उसका बाप तो मर चुका है। और उस पर उसकी माँ भी उस पर गुस्सा करती है कि तुम भूल चुके हो कि तुम किससे महातिब हो, जिस पर हैमलेट कहता है कि काश मैं भूल सकता कि तुम मेरी माँ और अपने देवर की बीवी हो। मलका इस पर नाराज़ होकर जाने लगती है, लेकिन हैमलेट उसको पकड़ लेता है। मलका खौफजदा हो जाती है और कहती है कि कहीं ये पागलपन में हैमलेट मुझे मार ही ना दे, क्योंकि उनको तो यकीन होता है कि हैमलेट अब पागल हो चुका है। जिस पर वो मदद के लिए पुकारती है, कहती है कि मदद, तो जिस पर जो है वो पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है पोलोनियस की। वो समझता है कि हैमलेट वाकई मार देगा अपनी माँ को, तो जिस पर वो कहते हैं मदद, मलका की मदद करो, यानी कि जो हमारी जैटर्ड है उसकी मदद करो। तो जो हैमलेट है वो समझता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस है, यानी कि उसका बाप या उसका चचा है। तो वो उसको मार देता है चाकू जो उसके पास होता है, वो यानी कि वो मौके की तलाश में होता है ना कि क्लॉडियस जो है वो किसी तरह उसको मिले और वो उसको मार दे। तो वो पोलोनियस को चाकू मार देता है, ये समझते हुए कि कहीं ये क्लॉडियस ही होगा। तो ये सूरत हाल इसमें पैदा हो जाती है। अब मौका मिल जाता है क्लॉडियस को कि वो ज़ाहिर है पोलोनियस के इस तमाम सूरत हाल में कोई कसूर तो नहीं हमें नज़र आता, क्योंकि उस ने कोई गलती हाथ की नहीं थी। उसका एक कत्ल हुआ था जो कि हमें नज़र आता है कि एक मासूमाना वो शख्स था जिसका कत्ल कर दिया गया। तो इस एक्ट की बाद जो किया था हैमलेट ने, उसके ऊपर ज़ाहिर चार्जेस लगते थे मर्डर के, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल की वजह से फिर अपनी बीवी को खुश करने के लिए क्लॉडियस उसको मारने के बजाय उसको जला वतन करने का हुक्म दे देता है और कहता है कि इसको फ़ौरन इंग्लिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन फिर उसके साथ जो है अपने 2 वफ़ादार बंदे भी भेज देता है जिनके हाथ पे लिखा होता है कि हैमलेट जो है उसको मार दिया जाए और ये अपने यानी कि गद्दार है अपने इलाके का, यानी कि डेनमार्क का। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो हाथ पे ऊपर लिख देता है, यानी कि जैसे ही इंग्लिस्तान में एंटर होगा हैमलेट तो उसको मार दिया जाएगा वहाँ के किंग की जानिब से। तो ये वो हाथ में लिख के बेचता है अपने 2 वफादार बंदों के हाथों। लेकिन हैमलेट को साजिश की बू रास्ते में आ जाती है, वो हाथ खोल के पढ़ लेता है जिसके ऊपर ये तमाम बातें लिखी होती हैं और वो वहाँ से फिर कश्ती से भाग आता है क्योंकि कश्ती पर हमला हो जाता है और वो जो दोस्त उसके होते हैं वो मारे जाते हैं और वो खुद वो जो है वहाँ से भाग आता है हैमलेट। अब हैमलेट वहाँ से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसको एक अजीबोगरीब मंजर दिखाई देता है कि कुछ लोग कब्र खोद रहे हैं और यानी कि फ्यूनरल की तैयारियां हैं। तो फिर उसको पता चलता है कि उसकी जो महबूबा फिलिया उसको दफन किया जा रहा है। यानी कि जब वो अपने बाप, अब हैमलेट तो यहाँ से चला गया था, पीछे से ये हुआ कि जब वो फिलिया सुनती है कि उसके महबूब यानी कि हैमलेट ने उसके बाप को कत्ल कर दिया, तो वो इस सूरत हाल में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाती है और वो अपने आप को डुबो के मार देती है और उससे पहले वो जहनी जो है वो तवाज़ुन भी खो देती है और फिर वो खुदकुशी करके मर जाती है। अब वो फिलिया का एक भाई भी होता है जिसका नाम होता है लियर्स। उसकी कब्र पर वो फूल चढ़ा रहा होता है और साथ रो रहा होता है और कहता है कि मैं जो हूँ या अपनी बहन के और अपने बाप के कत्ल का बदला लूँगा, क्योंकि मेरा अगर बाप को कत्ल ना किया जाता तो मेरी बहन भी खुद को ना मारती, तो इसलिए जो है वो ये मेरे बाप और बहन दोनों के कातिल को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जिस पर हैमलेट वहाँ पे पहुँच जाता है, वो कहते हैं फिलिया मेरी भी महबूबा थी और मैं उससे मोहब्बत करता था और इतनी मोहब्बत करता था जितनी 40,000 भाई भी बल्कि आपस में मोहब्बत एक बहन से करे।
तो वो कम है जितनी ओफेलिया से मैं मोहब्बत करता था। लेकिन लियर्स जो है अपने बाप के गुस्से में, अपने बाप के कातिल को गुस्से में देख के पागल हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन लोग उनको अलहदा करते हैं और क्लाडियस एक और चाल चलता है। वो लियर्स को मादक करते हैं कि वो हैमलेट को एक दोस्ताना मुबाजरत की दावत दे, यानी कि दोनों वो तलवारों से आपस में लड़ाई लड़े और फिर एक जो है वो मर जाएगा और एक ज़िंदा रहेगा, यानी कि जो जीत गया वो ज़िंदा और जो हार गया वो मर गया। तो लेकिन वो फिर करता ये है क्लाडियस के जो लियर्स की तलवार होती है उसके ऊपर जहर लगा देता है। वो उसके ऊपर जहर लगा देता है, साजिश करता है हैमलेट के खिलाफ कि जैसे ही तलवार की ज़रा सी भी नोक अगर हैमलेट को लग गई तो हैमलेट उसी वक्त मार जाएगा। इसके साथ साथ एक जहर के प्याले के एक शरबत के प्याले के अंदर जहर भी मिला देता है और वो कहता है कि अब अगर उसने तलवार से वो ना मरा, ज़रा भी उसको तलवार ना लगी और वो ना मरा, तो फिर ऐसे करेंगे कि जब वो जीत जाएगा तो उसको पिलाएंगे पानी शरबत, तो फिर वो इस शरबत में जहर होगा और उससे मर जाएगा, यानी किसी सूरत हाल में हैमलेट बच नहीं पाएगा। अब हैमलेट जीत रहा होता है, वो लियर्स को शिकस्त पे शिकस्त दिए जा रहा होता है और इस सूरत हाल में क्या होता है कि लियर्स को अपनी ही तलवार खुद लग जाती है वो जहर वाली किसी तरीके से। ज़ाहिर है ज़रा सी वो उसकी तलवार लगती है और उसकी हालत गैर हो जाती है, मरने के करीब हो जाती है। इतनी देर में जो जर्टन है, जो वालदा है हैमलेट की, वो खुशी में वो प्याला पी जाती है जहर का। उसको नहीं पता होता इसके अंदर जहर है कि मेरा बेटा जीत रहा है, तो वो प्याला पी जाती है और वो मर जाती है। और फिर लियर्स जो है उसको पता होता है मैं मरने के करीब हूँ और हैमलेट का इतना कसूर था नहीं, असल जो गद्दार है और असल जिसने रियासत और हमारे पहले बादशाह के साथ गद्दारी की थी वो तो क्लाडियस है। तो वो मरने से पहले हैमलेट को बता देता है कि ये तमाम ये जो जहर का प्याला था इसके अंदर ये तुम्हारे चचा की जानिब से था जिससे तुम्हारी माँ मार गई। और फिर इतनी देर में क्या होता है कि वो जो तलवार होती है वो हैमलेट को भी लग जाती है, तो हैमलेट भी जो है अब उसकी हालत गैर होने लगती है। लियर्स इससे मार जाता है, इससे पहले कि हैमलेट भी मार जाता, क्योंकि उस जहर उस तलवार के साथ भी लगा हुआ था, उसने भी मार जाना था, उसको भी वो तलवार लग चुकी थी। इससे पहले कि वो मरता वो कहता है क्लाडियस को कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो क्लाडियस को मार देता है और खुद भी हैमलेट मार जाता है। लेकिन मरने से पहले उसकी बात अपने दोस्त होरेशियो से होती है, जिसका वो होरेशियो को बताता है कि होरेशियो कहते हैं कि अब मेरे जिंदा रहने का क्या फ़ायदा, सब मर गई। यानी कि पहले हमें पता चला स्टोरी के शुरू में कि सीनियर जो हैमलेट था वो उसके मरने से ये कहानी शुरू हुई थी। फिर पोलोनियस को कत्ल किया गया हैमलेट की जानिब से। फिर उसकी वो दो दोस्त जो थे क्लाडियस के जो साथ गए थे हैमलेट की कश्ती में वो भी मारे गए। उसके बाद ओफेलिया ने भी खुदकुशी कर ली, लियर्स भी मर गया, जर्टन भी मर गई, क्लाडियस भी मर गया। अब हैमलेट मरने के करीब है। तो होरेशियो कहते कि मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। वो कहते तुम जिंदा रहो क्योंकि तुम लोगों को बताना कि कौन हक पे था कौन सच पे था। यहाँ सब मरे पड़े रहेंगे, किसी को क्या पता लगेगा कि कौन जो है वो सच पे था और कौन झूठा था और किसकी गलती थी। तो ये सब सच बताने के लिए तुम जिंदा रहो। और वो फिर होरेशियो खुद को नहीं मारता और वो जिंदा रहता है और फिर तमाम लोगों को बताता है, जिस पर हैमलेट के जो है वो एक बड़ा अच्छा मकबरा बनाया जाता है और उसको प्रेज़ किया जाता है कि उसने जो है वो अपने बाप के कातिल से बदला लेने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो ये थी समरी इस हवाले से, हैमलेट के प्ले के हवाले से। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हैमलेट एक ट्रेजिक हीरो था या नहीं था। तो अरिस्टोटल की अगर हम डेफिनेशन देखें ट्रेजिक हीरो की, जिसके ऊपर हम तमाम वर्क्स को देखते हैं कि आया ये ट्रेजिडी है या नहीं, आया इसका जो हीरो है वो एक ट्रेजिक हीरो है या नहीं। तो अरिस्टोटल इस हवाले से कहता है कि वो एक प्रॉस्परियस पर्सन होना चाहिए, वनी रॉयल्टी से ताल्लुक़ होना चाहिए, यानी कि उसका कोई किंग का बेटा या प्रिंस या कोई बड़ा अच्छा हाई फाई बंदा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये कहानी एक शहजादे के बारे में है, तो ये तो उसकी चीज़ को वो पूरा कर रहा है, इस नोशन को। उसके अलावा फॉल फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी होता है। तो और उसके अलावा जो उसने कहा है उसके अंदर कहता है कि कैथारसिस होना चाहिए, पिटी एंड फियर की फीलिंग्स होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें, एक्शन और जो टाइम है उसकी जो है वो यूनिटी होनी चाहिए, प्लॉट की यूनिटी होनी चाहिए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें तो फुलफ़िल कर रहा है, यानी कि एक प्रॉस्पेरियस पर्सन है हैमलेट, लेकिन इसके प्लॉट के अंदर यूनिटी नहीं है। कुछ डेनमार्क में, कुछ इंग्लिस्तान में, कुछ जो है वो समंदर के सफ़र में इसको जो है वो डिस्प्ले किया गया है। बाकी यूनिटी ऑफ टाइम भी नहीं है कि एक दिन के 24 घंटे के ऊपर मुश्तमिल नहीं है जिसके बारे में अरिस्टोटल कहता था, बल्कि ये तो काफ़ी दिनों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सुपरनैचुरल इमेजरी भी इस्तेमाल की गई है जिसको भी डिनाई करता है अरिस्टोटल। तो हम कहते हैं कि अरिस्टोटल सेंस में तो ये एक ट्रेजिडी नहीं है या हैमलेट ट्रेजिक हीरो नहीं है, लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजिडी इस तरह की है और उसने अपने ऑलमोस्ट तमाम वर्क्स के अंदर इसी तरह की ट्रेजिडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, जिसको हम शेक्सपियरियन ट्रेजिडी के नाम से कहते हैं, जिसके अंदर वो एलिमेंट ऑफ सुपरनैचुरल को भी ऐड करता है। इसके अलावा वो इसके अंदर जो है वो यूनिटी
ऑफ प्लॉट को, यूनिटी ऑफ एक्शन को, यूनिटी ऑफ टाइम को निगेट करता है और जो है वो टाइम स्पैन उसका एक्सटेंड करता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम चीज़ की बात करें हैमलेट का डिले के डिफरेंट, इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट ने भी रिसर्च की थी कि क्या वजह थी हैमलेट के डिले की और क्यों हैमलेट ने डिले किया। तो वो कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हैमलेट का डिले था ही नहीं, क्योंकि वो ये जानना चाह रहा था, पहले तो वो ये जानना चाह रहा था वाकई कातिल है या नहीं है, फिर वो ये जानना चाह रहा था कि क्या उसको कहते हैं कि उसके क्लॉडियस के गिर्द इतने ज़्यादा लोग थे तो वो कैसे इतने ज़्यादा पहरेदार थे तो वो कैसे उसको कत्ल करता। तो जब सर्कमस्टांसेस उसके फेवर में हुए तो उसने क्लॉडियस को कत्ल किए बगैर खुद मरा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि नहीं, उसने जो है वो डिले किया था और उसके डिले की फिर डिफरेंट वजूहात बताई। वो कहते हैं कि हैमलेट कुछ नहीं, ये कहा कि हैमलेट जो है ना वो एक इनएक्टिव पर्सन था, वो सिर्फ सोचता था और एक्शन काम करता था। और कुछ का ये कहना था कि वो ऐसे लोगों में शामिल था जो इंटेलेक्चुअली और इमोशनली कमज़ोर होते हैं और कुछ एक्ट करने के काबिल नहीं होते। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो डरपोक था, वो बहादुर था ही नहीं, कोई एक्ट कर सकता। और कुछ कहते हैं कि उसकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड था, क्योंकि वो बाप के मरने के बाद इतना परेशान था, उसकी मेंटल स्टेट जो है इस किस्म की नहीं थी कि वो फ़ौरन एक्ट कर सकता। तो ये कुछ वजूहात हैं हैमलेट के डिले की। अब अगर हम हैमलेट की मैडनेस की बात करें, हैमलेट के पागलपन की बात करें, तो उसके हवाले से भी डिफरेंट अजम्पशंस हैं, डिफरेंट जो है वो 4 किस्म के व्यूज़ इस हवाले से हम देख सकते हैं। कुछ का कहना है कि वो पागल था, वाकई ही पागल था, मतलब कि वो उसकी हालत वाकई ख़राब हो चुकी थी। कुछ का ये कहना था कि वो पागल नहीं था, वो सिर्फ एक्ट कर रहा था। कुछ का ये कहना था कि उसका जो पागलपन था वो पागलपन से कम और जो उसके इंसान के अंदर एक वैसे ही एक गशी सी कैफियत होती है उससे थोड़ी ज़्यादा थी। यानी कि वो लेसर मोर उसकी हालत जो है वो ये पता करने के बाद कि उसका बाप मर चुका है, उसकी माँ ने उसके अभी बाप का वो कहते हैं ना कि कफन भी मैला नहीं हुआ था तो उसने शादी कर ली दूसरी, और शादी भी चचा के साथ की, जिसके बारे में सब लोग ये बातें कर रहे थे। तो हो सकता है इसने ही कत्ल किया हो अपने भाई को जायदाद की और ये लालच में, चाहत के लालच में। तो वो इस तमाम सूरत हाल से परेशान होता है कि तो और इसकी वजह से उसके दिमागी तवाज़ुन पे, और फिर जब वो गोश्त को देखता है और वो उसको बताता है कि तुम्हारे चचा ने मुझे कत्ल किया था और तुमने मेरे कत्ल का बदला लेना है, तो वो मज़ीद उससे परेशान होता है कि वाकई मेरे चचा ने कत्ल किया था। तो ये अजीब सी सूरत हाल है। तमाम चीज़ें मिलकर उसके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है कि वाकई जो है उसके जहन को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो मसला होता हुआ हमें टेक्स्ट के अंदर नज़र आता है। तो ये इस हवाले से प्ले था। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर सिलोलोकीज़ वाला क्वेश्चन बहुत ही मॉडर्न है, यानी कि सिलोलोकीज़ हैमलेट ने खुद के साथ बातें की हैं डिफरेंट मौके पे। वो एक मौके पे वो कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन कि मैं क्या करूँ, मैं ज़िंदा रहूँ, मैं मर जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। इसके अलावा फिलिया जो है उसकी सिलोलोकी भी हमें मिलती है, जिसके अंदर वो कहती है कि हमें तमाम डिस्क्रिप्शन देती है हैमलेट के बारे में कि वो पहले कितना बहादुर और कितना अच्छा और कितना एक्टिव पर्सन था, लेकिन अपने बाप के मरने के बाद वो इस तरह का बंदा नज़र आ रहा है। और इसके अलावा क्लैडियस की भी सिलोलोकी है, जिसके अंदर एक दफ़ा वो रिपेंट करने की कोशिश करता है, माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, फिर वो कहता है नहीं मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैं माफ़ी नहीं मांग सकता। तो इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि 3 लोगों की सिलोलोकीज़ भी इसके अंदर हमें नज़र आती हैं, जिसमें हैमलेट की एक से ज़्यादा है, जबकि एक सिलोलोकी ऑफेलिया की और एक क्लॉडियस की जानिब से हमें प्ले के अंदर नज़र आती है। तो ये था प्ले हैमलेट। आई होप कि आपको इसकी समरी और फिर इसके एनालिसिस की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।